हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर चैनल साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th बायोलॉजी, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पर मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस और लो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये दो चीजें डिस्कस करते हैं, तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। देखो, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि हम केवल एक ही ट्रेट को देखते हैं, है ना। वी ओनली कंसिडर वन ट्रेट। ठीक है, हम केवल एक ही ट्रेट की इनहेरिटेंस को देखते हैं कि वो ट्रेट जो है ना F1 जनरेशन में कैसा है, F2 जनरेशन में कैसा है। ठीक है, जबकि डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम दो ट्रेट को एक साथ देखते हैं कि दो ट्रेट की एक साथ किस तरह से आगे तक जो है F1 और F2 जनरेशन हमको मिलती है। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इसको हमें समझना है और इसी के बेस पर हम फिर थर्ड लॉ समझेंगे। देखो, सबसे पहले हमें ये दो डाई हाइब्रिड यानी हमें दो ट्रेट लेना। तो देखो, आप यहां पर हम दो ट्रेट क्या ले रहे हैं, ये है राउंड और ये है येलो। ठीक है, राउंड एंड येलो सीड ये डोमिनेंट है और ये है रिंकल्ड और ग्रीन, ये जो है रिसेसिव है। ठीक है, देखो ये भी होमोजाइगस कंडीशन है और ये भी होमोजाइगस कंडीशन है। तो हमें जो क्रॉस करवाना है वो किसके बीच में करवाना है? होमोजाइगस पेरेंट के बीच में करवाना है। यहां पर ये होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है। ठीक है, राउंड येलो सीड, रिंकल्ड ग्रीन सीड। ठीक है, ये रिसेसिव और ये डोमिनेंट हो गया। अब देखो, सबसे पहले इनके गेमेट फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहां पर देखो गेमेट कैसे फॉर्म होंगे। देखो, दो कैपिटल आर है और दो कैपिटल वाई है। ठीक है, तो हर बार भाई इस ट्रेट का एक, ठीक है, एक जीन आ गया, इस ट्रेट का एक जीन आ गया, दोनों सिमिलर ही है तो आर वाई। ठीक है, दोनों कैपिटल कैपिटल ये बन गए, इसके गेमेट बन गए। इधर देखो सेम ऐसा यहां हो जाएगा, यहाँ स्मॉल आर और स्मॉल वाई आ गए, ये गेमेट फॉर्मेशन हो गया। अब देखो, गेमेट फॉर्मेशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई। यहां पर हम दो ट्रेट ले रहे तो दो ट्रेट है। ठीक है, एक तो है राउंड और एक है येलो, राउंड सीड एंड येलो सीड, राउंड एंड येलो सीड है ये। ठीक है, और ये रिंकल्ड और ग्रीन सीड है। तो इसमें से आपको क्या करना है कि राउंड के जैसे ये ट्रेट, इसके लिए दो जीन रेस्पॉन्सिबल है, तो एक जीन इसमें से ले लो और एक जीन इसमें से ले लो। इसी तरह से रिंकल्ड के लिए यहां पर ये दो जीन रेस्पॉन्सिबल और ये ग्रीन के लिए दो जीन रेस्पॉन्सिबल, तो एक इसमें से ले लो, एक इसमें से ले लो। तो ये हो गए इनके गेमेट फॉर्मेशन। ठीक है, और वैसे अगर नहीं याद रहना तो यहां पर देखो चार है। मैंने आपको एक वो रूल बता रखा है ना कि एक का तीन के साथ, ठीक है, फिर एक का चार के साथ, फिर दो का तीन के साथ और फिर दो का चार के साथ। ठीक है, तो ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार। तो एक का तीन के साथ देखो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर एक का चार के साथ क्या बनेगा, यही बनेगा। दो का तीन के साथ फिर वही बनेगा, तीन का चार के साथ फिर वही बनेगा। ठीक है ना, ये तो इस तरह से ये इनके गेमेट फॉर्म हो गए। अब गेमेट फॉर्मेशन के बाद में ये देखो, यहां पर हमने F1 जनरेशन ली, तो F1 जनरेशन में भी वही करवाना है क्रॉस। जैसे मान लो ये एक है, ये दो है, ये तीन है और ये चार है, तो एक का तीन के साथ, फिर एक का चार के साथ, फिर दो का तीन के साथ, फिर दो का चार के साथ। तो ये एक का तीन के साथ देखो, एक कैपिटल आर आ गया, एक स्मॉल आर आ गया, एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है। सारे पेरेंट ऐसे ही होंगे। तो F1 जनरेशन में हमको सब कैसे मिलेंगे, ये एक का तीन के साथ हो गया, फिर एक का चार के साथ करवा देंगे, फिर ये दो का तीन के साथ करवा देंगे और फिर ये दो का चार के साथ करवा देंगे। यानी F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट कैसे हो गए? आप देखो, बताओ कैसे प्लांट है ये। इनमें एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है। जब एक डोमिनेंट है ना तो फिर वही अपीयर होगा, यही तो लॉ ऑफ डोमिनेंसी है। द इफेक्ट ऑफ डोमिनेंट ट्रेट विल अपीयर इन F1 जनरेशन। ठीक है, तो यहां पर ये डोमिनेंट है तो बस ये इसके जैसा ही होगा, कैपिटल आर के जैसा ही होगा, स्मॉल आर जैसा नहीं होगा। तो कैपिटल आर हमारे यहां पर क्या था, राउंड, तो राउंड है। ठीक है, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों है, तो इसमें से कैपिटल वाई जैसा होगा, तो कैपिटल वाई क्या था, येलो। तो ऑल प्लांट्स आर राउंड एंड येलो, राउंड येलो सीड, ऑल प्लांट्स आर राउंड येलो इन F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन में हो गई। अब इन F1 जनरेशन को हम एज ए पेरेंट यूज करते हैं और इनकी F2 जनरेशन लेते हैं। अब यहां पर ये एज ए पेरेंट है, इनके बीच में हम जो है सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे और सेल्फ पॉलिनेशन से फिर हम देखेंगे किस तरह से F2 जनरेशन में किस तरह के हमको प्लांट मिलता है। तो देखो, सबसे पहला वही काम करना है, गेमेट फॉर्मेशन करना है। भाई यहां पर देखो, वहां तो क्या सेम था, अब यहां थोड़ा सा अलग है। आप देखो, एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है। तो यही लो याद रखो आप, एक का तीन के साथ, एक का चार के साथ, दो का तीन के साथ, दो का चार के साथ, 13 14 23 24। देखो, ये एक है, इसका तीन के साथ, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, एक का तीन के साथ यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई बन गया ये वाला। फिर एक का चार के साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये गेमेट सेम, यही गेमेट ऐसे बनेंगे यहां पर। तो ये गेमेट हो गए, देखो चार तरह के गेमेट हो गए, है ना, 4, और चारों अलग अलग टाइप के गेमेट है। देखो, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई है, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। अब ये चारों गेमेट, इन चारों गेमेट के साथ में जो है क्रॉसिंग हो गई, तो 4 4 जा 16। ठीक है, टोटल 16 टाइप के यहां पर प्लांट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो वो कैसे होंगे, तो देखो अब आपको क्या करना है, इसको टेबल की फॉर्म में लिख लेना है ऐसे। ठीक है, 16 कॉलम रखने हैं आपको ऐसे,
ये 4 4 4 और 4 4 4 जा 16 कॉलम रखने। अब यहां पर आपको ये एक तरफ ये गेमेट लिख लेना है और एक तरफ ये गेमेट लिख लेना है, क्योंकि गेमेट जो है ना ये सेम ही है, सारे गेमेट सेम ही है। तो आप जैसे ये आर वाई है ना, तो इसके साथ में यहां पर ये वाला आर वाई ले लिया, फिर इसके साथ में ये वाला ले लिया, यानी एक तरफ तो आप ये लिख दो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। और एक तरफ ऊपर की तरफ आप ये ले लो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब इनको आपको मल्टीप्लाई करना है एक तरीके से, इनटू जैसे हम करते हैं ना वैसे करके लिखना है। तो आप देखते जाओ, यहां देखो कैपिटल आर वाई और कैपिटल आर वाई दोनों कैपिटल है, तो देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब देखो यहां पर देखो कैपिटल आर, 2 कैपिटल आर है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बन गया। इस तरह से अगर हम क्रॉस करते जाएंगे और बनाते जाएंगे तो हमारे सामने ये इस तरह से बन गए। अब आपको यहां पर देखना है कि इसमें से देखो 9 जो प्लांट है वो तो राउंड येलो वाले हैं, ठीक है। और हमने लिया क्या था, देखो हमने लिया था राउंड येलो, राउंड येलो के साथ में क्या लिया था, रिंकल्ड ग्रीन सीड लिए थे, ठीक है। हालांकि यहाँ F1 जनरेशन में हमको सारे राउंड येलो मिले थे, तो राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन केवल 2 ही कॉम्बिनेशन थे, लेकिन यहाँ पर हमको 4 कॉम्बिनेशन मिल गए। भाई ये 2 कॉम्बिनेशन तो वो थे जो हमने शुरू में लिए थे, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, लेकिन ये 2 नए कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमको मिल गए, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। हमने क्या लिया था, हमने लिया था राउंड के साथ में येलो, भाई राउंड के साथ में ग्रीन थोड़ी लिया था, लेकिन राउंड के साथ में ग्रीन भी आ गया हमारे पास में। यहाँ पर देखो 3 प्लांट आउट ऑफ 16 3 आर राउंड ग्रीन। और हमने रिंकल्ड के साथ में ग्रीन लिया था, रिंकल्ड के साथ में येलो नहीं था ना, ये रिंकल्ड के साथ में येलो भी आ गया यहाँ पर। और ऐसे भी 3 प्लांट है हमारे पास रिंकल्ड येलो, ठीक है। तो ये इनका फिनोटाइप हो गया 9 3 3 1, ठीक है। फिनोटाइप क्या हो गया इन F2 जनरेशन 9:3:3:1। अब देखो इस फिनोटाइप से आपको बता देता हूं मैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में आपको क्या मिलेगा, आपको फिनोटाइप मिलेगा 9 3 3 1। अब ये 9 कौन से होंगे, 3 कौन से होंगे, 3 कौन से होंगे और 1 कौन से होंगे, इसको समझ लो। जो हमने डोमिनेंट लिया था ना, जो पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट होगा वो होगा 9, यानी यहां पर ये देखो ये था होमोजाइगस डोमिनेंट, तो ये तो होंगे 9। और ये 1 होगा, जो एंड्स वाले दोनों 1 होगा ना, ये होगा जो हमने शुरू में पेरेंट लिया था, वो कौन सा, जो रिसेसिव वाला है ना, ये होमोजाइगस रिसेसिव, ये देखो होमोजाइगस रिसेसिव है ना, ये मिलेगा। और ये जो बीच में 3:3 है ना, ये 3 ये नए कॉम्बिनेशन मिलेंगे हमको, ये न्यू कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। और ये न्यू कॉम्बिनेशंस कौन से होंगे, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा यहां करो, जैसे ये ट्रेट है ना, एक ट्रेट ये है और दूसरा ट्रेट ये है, तो इसको हटा के इसका दूसरा वाला लेकर आ जाओ इसके साथ में, यानी राउंड और येलो है ना, तो राउंड के साथ येलो को हटा के इधर से ग्रीन ले आओ, ठीक है। तो आ गया राउंड ग्रीन, तो 3 प्लांट हमको राउंड ग्रीन मिलेंगे। और इधर इसके साथ में रिंकल्ड के साथ में ग्रीन है ना, आप ग्रीन को हटा के येलो इधर ऐड कर दो इसके साथ में, तो रिंकल्ड के साथ येलो हो गया, तो रिंकल्ड येलो, तो 3 हमको मिलेंगे रिंकल्ड येलो। ये तो शुरू में आपको ये सब करके देखने की जरूरत नहीं कि कौन सा रिंकल्ड ग्रीन मिलेगा, रिंकल्ड येलो मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, आप यहीं से देख लो। जो आपको प्लांट यहां पर दिया गया है ना, जो पेरेंट प्लांट आपको दिया गया है, आप वहीं से याद रखो कि 9 तो मुझे F2 जनरेशन में ये मिलने वाले, जो होमोजाइगस डोमिनेंट है 9 तो ये मिलेंगे, और 1 मिलेगा मुझे ये, जो कैसा है, होमोजाइगस रिसेसिव, यानी शुरू में जो हम पेरेंट लेके चल रहे हैं ना, वो हमको 9 और 1 मिलेंगे। और बीच के जो 2 है यानी 3:3, ये हमको नए कॉम्बिनेशन मिलेंगे। और नए कॉम्बिनेशन कौन से मिलेंगे, तो यहीं से नया कॉम्बिनेशन बना लो आप, ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। राउंड येलो है ना, तो इसको येलो के हटा के यहाँ पर ग्रीन ले आओ, यानी राउंड ग्रीन। और इधर ग्रीन है ना, ग्रीन को हटा के ये वाला ले आओ, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो जाएगा रिंकल्ड येलो, तो 3 रिंकल्ड येलो मिल जाएंगे। अब इस तरह से जो सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन पूछे थे ना आपसे अभी इस बार वाले में, वो ऐसे ही है, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक आप वहां से देखो, आपको वहां पे मैंने वो जो क्वेश्चन है उसको समझा रखा है। अब चाहे जितने प्लांट है आप उनके नंबर्स निकाल सकते हो कि भाई कितने प्लांट्स आउट ऑफ, जैसे यहाँ पर आउट ऑफ 16 जो है ना, 9 ये होंगे कौन से, ये वाले राउंड येलो, और 3 जो होंगे वो कौन से होंगे, वो होंगे राउंड और ग्रीन, ठीक है। और 3 कौन से होंगे, रिंकल्ड और येलो, और 1 कौन सा होगा, 1 ये होगा रिंकल्ड ग्रीन। तो अब जितने भी प्लांट आपको दे रखे उस हिसाब से आप निकाल लो। जैसे वहां पूछा था कि न्यू कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, है ना, कुछ नंबर्स दे रखे थे 860 या 820 कुछ इस तरह से, तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे आउट ऑफ 16 न्यू कॉम्बिनेशन यहाँ पर कितने हैं, 6। तो जितना भी आपको नंबर दिया आप उसको मैथमेटिकल फॉर्मूले से निकाल लो। भाई आउट ऑफ 16 न्यू कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस्ड आर 6 इन F2 जनरेशन। भाई हम 16 प्लांट में से नए कॉम्बिनेशन कितने बने जो पहले नहीं थे, भाई ये 9 और 1 तो था पहले, ये 6 ही तो नए मिले हमको। तो आउट ऑफ 16 इफ 6 आर न्यू देन आउट ऑफ 1 6/16 विल बी न्यू। अब जो भी नंबर आपको दिया है, जैसे आउट ऑफ 800 मालूम करो कि कितने न्यू कॉम्बिनेशन मिलेंगे, तो आउट ऑफ 800 इट विल बी 6/16 इंटू 800। इस फॉर्मूले से आप निकाल लो, जो भी आपको नंबर दे रखा है उस हिसाब से आ जाएगा। तो अब ये डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया, आपको देखो समझ लो, इसको एक बार थोड़ा सा समझा देता हूं। इनको आपको ऐसे इंटू करके करके ये टेबल को पूरा फिल करते जाना है। जब टेबल फिल होगी तो अब आप यहां पर देखो, एक भी अगर कैपिटल आ गया ना, एक भी अगर कैपिटल आ गया तो मतलब वो डोमिनेंट वाला ही है, वो
जैसा कैपिटल है ना वैसा ही है। जैसे यहाँ पर चारों कैपिटल है तो देखना ही नहीं है, ये राउंड येलो है। यहाँ पर दोनों कैपिटल है तो ये राउंड है। अब इधर वाई में देख लो, एक कैपिटल है तो येलो ही होना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कैपिटल है तो ये राउंड ही होना है, आर इसका कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पर है ही। ये चारों प्लांट देखो सारे राउंड येलो है भाई। यहाँ एक आर कैपिटल आ गया तो बस ये राउंड ही होना है, एक वाई कैपिटल आ गया तो येलो ही होना है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी देख लो राउंड है और ये येलो एक आ गया। लेकिन यहाँ देखो दोनों आर तो कैपिटल है तो ये राउंड है, लेकिन वाई अब दोनों स्मॉल हो गए तो स्मॉल होते क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो ये हो गया राउंड ग्रीन, ठीक है। और वापिस ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कैपिटल है एक स्मॉल आर है तो प्लांट कैसा होगा, कैपिटल आर जैसा। एक स्मॉल वाई है और एक कैपिटल वाई है तो प्लांट कैसा होगा, कैपिटल वाई जैसा। तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा ही हो जाएगा, राउंड येलो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगली सिचुएशन देखो, एक कैपिटल आर है, ठीक है, और एक स्मॉल आर है तो प्लांट कैसा होगा, कैपिटल आर के जैसा, यानी राउंड होगा, ठीक है, रिंकल नहीं होगा। लेकिन अब येलो नहीं है, यहाँ पर क्या है, ग्रीन है, तो ये हो गया राउंड ग्रीन। इस तरह से हमें कॉम्बिनेशन बना लेने। अब जैसे ये वाला प्लांट है तो इसको अगर हम देखें तो इस तरह के ये हमको 3 कॉम्बिनेशन ये मिल रहे हैं। ये कौन से मिल रहे हैं, स्मॉल आर का मतलब क्या है, स्मॉल आर का मतलब यहाँ पर हमने क्या लिया था, स्मॉल आर का मतलब हमने लिया था रिंकल्ड, तो ये रिंकल्ड है भाई। इस ट्रेट इन दोनों जीन के हिसाब से ये रिंकल्ड है, रिंकल्ड। अब इन दोनों आगे वाली जो ट्रेट है वाई वाई, उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पर दोनों कैपिटल वाई है। कैपिटल वाई का मतलब क्या लिया था हमने, कैपिटल वाई का मतलब हमने लिया था येलो, तो ये येलो है, तो ये कैसा हो गया, रिंकल्ड येलो। या एक कैपिटल वाई आ गया तो ये भी क्या है, येलो, तो रिंकल्ड येलो। यहां पर भी एक कैपिटल है तो रिंकल्ड येलो। तो 3 तो हो गए रिंकल्ड येलो, और ये 3 हो गए, ये 3 कौन से हो गए, ये 3 हो गए राउंड, और राउंड के साथ में ग्रीन, राउंड ग्रीन। तो ये न्यू कॉम्बिनेशन हमको मिले, ये 3 राउंड ग्रीन और ये रिंकल्ड येलो, ये तीन हमको नए कॉम्बिनेशन मिल गए। ये एक जो शुरू में था वो है स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये 9:3:3:3:1, 9:3:3:1 इज द फिनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन। F2 जनरेशन का ये फिनोटाइप है, ठीक है ना, इस तरह से करना है। तो अगर आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना बनता है, और अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको फिर से जो है ना वीडियो को दोबारा देखो, आपको समझ में आ जाएगा फिर भी। अब हम समझ लेते हैं इस डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेस पर जो इसका थर्ड लॉ है ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको समझ लेते हैं। देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का यह मतलब है कि ट्रेड्स इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड, इट मींस द ट्रेड विल गो टू नेक्स्ट जनरेशन independently. The traits do not affected by the presence of other traits. एक ट्रेड पर दूसरे ट्रेड की प्रेजेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे यहाँ पर हमने क्या देखा, राउंड के साथ येलो था, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि राउंड के साथ येलो ही हमेशा चिपका रहेगा। ये येलो जो है ना इस राउंड से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली इट कैन गो टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। इसी तरह से रिंकल्ड के साथ यहाँ पर हमने ग्रीन लिया था, लेकिन अभी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो है ना ये ग्रीन इस रिंकल्ड को छोड़ के राउंड के साथ भी जा रहा है भाई, राउंड के साथ में भी तो जा रहा है। राउंड ग्रीन हमको 3 मिले, ये मिले, ये वाले 3 प्लांट, ये हमको राउंड ग्रीन मिले, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेड्स इंडिपेंडेंटली गो टू नेक्स्ट जनरेशन, वन ट्रेड कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर ट्रेड, ठीक है। वो उसके साथ में है शुरू में, तो जरूरी नहीं है कि ये इसके साथ में यही रहेगा, ठीक है ना, ये ऐसा जरूरी नहीं है। यानी कोई भी 2 ट्रेड जो है ना वो हमेशा साथ रहे ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मान लो किसी के कर्ली हेयर है, ठीक है, और स्किन टोन कलर की बात करेगा कि भाई कर्ली हेयर है तो स्किन टोन कलर जो फेयर ही होने वाला जरूरी नहीं है, ठीक है। ये दोनों ट्रेड एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट का मतलब यहाँ पर होता है सेग्रीगेशन। असॉर्टमेंट मीन सेग्रीगेशन। सो सेग्रीगेशन यानी अलग अलग होना, ठीक है, सेग्रीगेशन यानी अलग अलग होना, यानी गैमेट्स जो जीन है, जीन का गैमेट्स में अलग अलग हो जाना, ये इंडिपेंडेंटली होता है, यानी एक जीन दूसरे जीन से अफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब ये है, ठीक है। इफ वी, देखो इसका डेफिनेशन क्या है, इफ वी कंसिडर द इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेड्स, जैसे हमने यहाँ पर 2 ट्रेड्स लिया, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। अगर हम इन दोनों की इनहेरिटेंस को देखें, इफ वी कंसिडर द इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेड्स साइमल्टेनियसली, देन द सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर्स जीन्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड रैंडम फ्यूजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। देखो इसका मतलब ये है कि अगर हम 2 ट्रेड को एक साथ देखें, ठीक है, साइमल्टेनियसली एक साथ अगर हम 2 ट्रेड की इनहेरिटेंस को देखें, then the segregation of factors, segregation of genes during gamete formation and random fusion is independent of each other. जैसे हमें पता है जब गैमेट फॉर्मेशन होता है ना, तो जितने भी जीन है उन जीन्स की 2 कॉपी बनती है, ठीक है, और आधे जीन्स जो है ना वो 1 कॉपी में होते हैं और आधे जीन्स 1 कॉपी में होते हैं, ठीक है। तो जो 2 कॉपी बनेगी ना, तो वहां पर कौन सा जीन किस में जाएगा, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होता है। जैसे मान लो यहाँ राउंड के साथ में येलो है ना, तो जरूरी नहीं है कि अगर राउंड इस सेट में चला गया, राउंड इस कॉपी में चला गया, तो येलो भी इसी कॉपी में जाएगा। राउंड इसमें चला गया तो येलो इसके साथ भी जा सकता है, इस कॉपी में भी जा सकता है, यानी येलो राउंड को छोड़ के इधर रिंकल के साथ में भी आ सकता है। इसी तरह से ग्रीन जो है वो रिंकल को छोड़ के उधर राउंड के साथ में भी जा सकता है। सो सेग्रीगेशन, ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स इज इंडिपेंडेंट टू ईच अदर।
ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन एंड रैंडम फ्यूजन। गेमेट फॉर्मेशन जब होता है और उसके बाद में जो रैंडम फ्यूजन होती है, यानी स्पर्म और एग के जो जीन्स की आपस में रैंडम फ्यूजन होती है, जो मिलते हैं, तो उस समय जरूरी नहीं है कि भाई ये राउंड वाला है जो वो येलो वाले के साथ ही जाएगा। सो इंडिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट। सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर, सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स इज इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, जीन्स का इस तरह से अलग अलग हो जाना और अलग अलग गैमेट में जाना, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। यही थर्ड लॉ है। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इन डाइहाइब्रिड क्रॉस द जीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ईच पेयर ऑफ ट्रेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली टू ईच गैमेट। जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर ईच पेयर ऑफ ट्रेट्स, ठीक है, जैसे ये पेयर ऑफ ट्रेट्स है, ठीक है, ये पेयर ऑफ ट्रेट्स हो गया भाई, यहां पर राउंड येलो, तो इसके लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। राउंड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम येलो, येलो इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम राउंड, यानी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। हाउ सेक्स इज डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग, हाउ द सेक्स इज डिटरमाइंड ऑफ ए न्यूली बोर्न चाइल्ड। ठीक है, इन लोअर ऑर्गेनिज्म और in some organism sex is not genetically determined. Sex is not genetically determined means sex is not determined by the genes. ठीक है, in some animals it is determined by the temperature at which fertilized egg are kept. Okay, and in some animals can change their sex, such as snail. Snail can change its sex. Male snail can be converted into female snail. तो कहने का मतलब ये कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें ये जेनेटिक नहीं होता। जेनेटिक नहीं होने मतलब जीन से डिटरमाइन नहीं होता कि वो उसका सेक्स क्या होगा। कुछ फर्टिलाइज्ड एग को अगर हम अलग अलग टेम्परेचर पर रखेंगे तो वो उसका सेक्स उस हिसाब से हो सकता है, मेल या फीमेल हो सकता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें, इन ह्यूमन बीइंग सेक्स इज जेनेटिकली डिटरमाइंड, इट इज डिटरमाइंड बाय द जीन्स। ठीक है, ये जीन से डिटरमाइंड होता है। अब ये जीन से डिटरमाइंड होता है तो हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग में जो जाइगोट फॉर्म होता है फर्स्ट सेल आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, तो वहां पर हमें हाफ नंबर ऑफ जीन्स मेल साइड से और हाफ नंबर ऑफ जीन्स फीमेल साइड से वो रिसीव करता है। तो अब देखो, जो एग में जो एक जैसे है, ठीक है, हमें पता है कि वहां पर 22 क्रोमोसोम्स तो होते हैं ऑटोसोम्स, और 1 क्रोमोसोम्स होगा वो सेक्स क्रोमोसोम्स होगा। ठीक है, जैसे हमारे 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये सेक्स क्रोमोसोम या तो एक्स हो सकता है या XY हो सकता है। जिसके पास एक्स है वो फीमेल है और जिसके पास एक्स और X एंड Y है वो मेल है। ठीक है, ये दोनों परफेक्ट होते हैं। परफेक्ट मतलब इक्वल, सेम होते हैं दोनों एक्स। ठीक है, लेकिन ये जो है ना एक्स और वाई क्रोमोसोम्स जो मेल में होते हैं वो इम्परफेक्ट होते हैं। एक्स जो होता है वो नॉर्मल क्रोमोसोम्स जैसा ही होता है, लेकिन वाई थोड़ा सा शॉर्ट होता है, छोटा होता है। ठीक है, अब ये टोटली डिपेंड करता है कि न्यू बॉर्न चाइल्ड क्या होगा। ये टोटली डिपेंड करता है द क्रोमोसोम्स गिवन बाय द मेल। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ परिपाटी जो पुराने टाइम में चलती थी और जो इसके लिए जो है ना महिलाओं को दोषी ठहराया जाता था ना कि भाई लड़का नहीं हो रहा है, ये लड़कियां हो रही है, तो इसके लिए जो है फीमेल रेस्पॉन्सिबल है। वो आप देख लो, जेनेटिकली साइंस के लेवल पर वो कुछ नहीं है, मतलब वो कितना मिथ्स था और कितनी वो गलत बात है ना। हु इज रेस्पॉन्सिबल, मेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो मेल से एक्स और वाई ये 2 गैमेट बन गए। ठीक है भाई, एक क्रोमोसोम ऐसा हो सकता है जिसके पास एक्स हो, एक स्पर्म ऐसा हो सकता है जिसके पास एक्स क्रोमोसोम हो, एक स्पर्म ऐसा हो सकता है जिसके पास वाई हो। यहाँ ये 2 एग बन गए। एग तो सारे एक जैसे होंगे, उनके पास एक्स क्रोमोसोम ही होगा। अब यहाँ पर इस एग के साथ में कौन से स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो रहा है? अगर मान लो ऐसे स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो रहा है जिसके पास में एक्स क्रोमोसोम है, तो अगर एग का एक्स क्रोमोसोम्स वाले स्पर्म के साथ में अगर फ्यूजन हो रहा है तो जो गैमेट बनेगा वो कैसा होगा? XX होगा। ठीक है, अगर वाई वाले के साथ में इस एग का हो रहा है तो वो XY वाला बनेगा। ठीक है ना, तो 1 का 3 के साथ, ये 1 का 3 के साथ XX, 1 का 4 के साथ XX। इन दोनों केसेस में जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होगा वो गर्ल चाइल्ड होगा। और अगर मेल की तरफ से Y क्रोमोसोम्स वाला स्पर्म पार्टिसिपेट करा फर्टिलाइजेशन में, तो फिर XY यानी दोनों बॉय चाइल्ड होंगे। तो 50% चाइल्ड विल बी गर्ल एंड 50% चाइल्ड विल बी बॉय चाइल्ड। ये प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, सो सेक्स डिटरमिनेशन टोटली डिपेंड ऑन दी chromosomes of the sperm. If the sperm having X chromosome, then it will be a girl child. If the sperm that fertilize the egg having Y chromosome, then it will be a boy child. So please subscribe the channel, like and share the video. ठीक है, और कोई टॉपिक जो टर्म 2 के सिलेबस में है जो आपको समझ में नहीं आया, किसी का भी चाहे केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायोलॉजी का है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पर आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट में लेकर आ रहा हूँ चैप्टर नंबर 5। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वो हम पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय